दोस्तों नमस्कार। मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम की जानकारी आपको संसद के भीतर दिखाई नहीं देगी। वहां तो खूब रोशनी है, खूब ठंडी हवा है, आसमान दिखाई देता नहीं है, जमीन भी कारपेट से ढकी हुई है। और इस 5 सितारा जीवन के भीतर कहां आप देख पाएंगे आसमान और जमीन और इस देश के भीतर की हरियाली। और इन तमाम परिस्थितियों में यहां के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं देख पाएंगे। तो क्या पहली बार संसद के भीतर का माहौल भी अब बदलने लगा है? जिस बदलते मौसम का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें बदलते मौसम के साथ कुर्सी की पेटियों को बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों पर लगी पट्टी को हटाने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने कानों के भीतर जो रुई आपने ठूस रखी है, अब उसको हटाकर सही मायने में इस आसमान तले जो आवाजें उठती हैं उसे सुनने की जरूरत है। और शायद इसीलिए पहली बार संसद के भीतर की चकाचौंध पर संसद के भीतर ही आवाज उठी। और आवाज किसी दूसरे ने नहीं उठाई, जो इस देश को नाप चुका है, समझ चुका है इस देश की हकीकत क्या है। अब वो समझ चुका है कि मौजूदा मोदी सत्ता की हकीकत क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता और सत्ता के जरिए उनकी सत्ता वाली विचारधारा की नब्ज को किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, राहुल गांधी ने पकड़ा। और पार्लियामेंट के भीतर ही जब पहली बार इसका एहसास कराया कि एक शानदार जगह है, नई संसद सज धज कर है, चारों तरफ बल्ब चुंधिया रहे हैं, ठंडी हवा एसी की बह रही है, आसमान देख नहीं सकते हैं लेकिन पांव तले बहुत अच्छी कारपेट बिछी हुई है, तमाम जगहों पर नक्काशी की हुई है। और खुद बीजेपी के सांसद घूम घूम कर बताते हैं, देखिए इस कारीगरी में भारत की संस्कृति झलकती है। लेकिन भारत की संस्कृति जिस खुले आसमान तले और नंगी जमीन पर झलकती और समझी जा सकती है, वहां पर सत्ता के पांव पड़ते नहीं हैं या वो बचना चाहती है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर इन्हीं बातों को खुले तौर पर जब कहा तो शायद कोई इसका मतलब समझ नहीं पाया कि संसद के भीतर से अब भारत को या इंडिया को आप नहीं देख सकते हैं। और बीते 9 बरस से जो सत्ता की खातिर वोट बैंक की मशक्कत बीजेपी ने की, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। और 9 बरस के बाद इसी संसद के विशेष सत्र में जब सवाल उसी वोट बैंक का आया तो प्रधानमंत्री के जमीन तले से जमीन नहीं खिसकी बल्कि एक और कारपेट बिछा दी गई। और इस बात का एहसास कराया गया कि देखिए, कांग्रेस के वक्त ये सब नहीं होता था, तो मौजूदा वक्त में आप और कांग्रेस क्यों इस बात का जिक्र करते हैं। जिक्र यहां पर ओबीसी का है। इस देश ने पहली बार 2014 में खुले तौर पर जाना जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उस वक्त थे। उन्होंने कहा इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। हालांकि वो भूल गए थे उस दौर में कि देवगौड़ा भी थे ओबीसी और चौधरी चरण सिंह भी थे। बाद में बहुत सारे लोगों ने उन्हें बताया, पहला मत कहिए, ये कहिए कि सबसे ताकतवर ओबीसी नेता निकल कर आया है। तो इसी की धुन में सभी समा गए। और उसके बाद बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम बतलाते हैं कि कल तक जो आरएसएस जिस विचारधारा पर चलती थी, बीजेपी जो अपने तौर पर आरएसएस की विचारधारा को एक आदर्श स्थिति मानती थी, सत्ता के लिए समूची राजनीति बदल गई। और ओबीसी की धारा बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर इस तरीके से मजबूत होती चली गई कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम आता था, ओबीसी वो है या नहीं है। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड के भीतर की स्थिति हो, मध्य प्रदेश के भीतर की स्थिति हो, महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति हो या तमिलनाडु में भी राजनीतिक जमीन पाने की सोच बीजेपी के भीतर झलक रही हो, सब जगह ओबीसी नेताओं को खोजा जा रहा है। क्यों खोज रहे हैं ओबीसी नेताओं को? और दूसरा सवाल था कि क्या जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया वह सिर्फ इंडिया के डर से बुलाया गया, जिस तरीके से पहले इंडिया के डर की वजह से भारत शब्द को हावी करने की कोशिश की गई। अलग अलग वक्त में अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या ये सरकार इस दौर में चुनावी दौड़ से पीछे खिसकती जा रही है और वो डरने लगी है? महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी
महिलाओं को आरक्षण अलग से ना दिया जाए, यह इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के वक्त नहीं था। तो एक क्षण के लिए बदलती राजनीति और बदलते राजनीतिक मौसम को जरा परख लीजिए। एक वक्त कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ हुआ करती थी। वो मंडल के बाद की राजनीति का दौर था और उसी की परिस्थिति है कि बिहार और यूपी में मंडल से निकली हुई राजनीति ने पैर पसारे और सत्ता उनके हाथ में आ गई। इस बात को बीजेपी ने बाखूबी समझा और उसने जो सोशल इंजीनियरिंग की उसमें ओबीसी का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर ओबीसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किया गया और एक के बाद एक इस देश के भीतर में हर जगह ओबीसी की मौजूदगी होनी चाहिए। ये पाठ सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं रेंगा, बल्कि चुनावी रैलियों में खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूकते थे, ओबीसी चाहिए माइनस यादव, दलित चाहिए माइनस जाटव, क्योंकि तब मायावती ठसक के साथ खड़ी थी। लेकिन मौजूदा वक्त में मायावती की राजनीति कहीं सिकुड़ गई है। लेकिन इस दौर में इंडिया बना तो ओबीसी के तमाम वोट बैंक अगर उसके साथ चले जाएंगे तो कुछ सवाल बड़े होंगे। लेकिन हमने कहा ना, राजनीति के साथ बदलते राजनीतिक मौसम को भी समझिए। एक वक्त आरएसएस आरक्षण के खिलाफ थी, आज वो आरक्षण के पक्ष में है, खुलकर पक्ष में है और वो बताती है कि 200 वर्षों से क्या कुछ इस देश में कैसे शोषण हुआ है पिछड़ा तबके को लेकर। एक वक्त ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस हुआ करती थी। एक वक्त जब संसद के भीतर महिला आरक्षण कांग्रेस के दौर में आ रहा था, तब जो सवाल समाजवादी पार्टी खड़ा करती थी, आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। उसे भी इस राजनीतिक दौर में समझ में आ गया कि किसे हराना है और किसको हराकर अपनी राजनीति बचाई जा सकती है। इस बदलती राजनीतिक परिस्थिति के भीतर क्या बीते 9 बरस से जो मशक्कत बीजेपी करती आ रही थी, उसमें पहली बार उससे बड़ी चूक महिला आरक्षण को लेकर तो नहीं हो गई। एक ऐसी चूक जिसमें अब ओबीसी का वोट उसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इस सवाल को लेकर उसके भीतर इतने सवाल उठ खड़े हुए हैं कि संसद सत्र अब खत्म होते ही सबको दौड़ा दिया गया अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी सांसद हैं, जो भी जहां पर विधायक हैं, और एक ही बात का जिक्र करें कि इस देश में महिलाओं का हिमायती कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसमें आप एससी, एसटी और ओबीसी का भी जिक्र मत कीजिए, महिलाओं का जिक्र कीजिए, क्योंकि महिला वोट बैंक अगर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर ओबीसी का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन क्या यह डर वाकई बड़ा हो चला है बीजेपी के भीतर? दूसरा बड़ा सवाल था कि जब आपने विशेष सत्र को बुलाया तो आपके जहन में क्या रेंग रहा था? क्या वाकई राहुल गांधी ने जो सवाल ओबीसी को लेकर किए और इस दौर में संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष किया, क्या उसका जवाब कोई दे पाने की स्थिति में है? या पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों समझ गए कि इस देश के भीतर में बदलते राजनीतिक हालात में कहां पर खड़े होना है और अपने किस बयान के जरिए कौन सी राजनीति को साधना है जिसके जरिए चुनावी जीत मिल सकती है और सामने वाला हार सकता है? अब यह खुले तौर पर पूरा मैदान खुल गया है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस देश में सेक्रेटरी लेवल पर 90 सेक्रेटरी की लिस्ट राहुल गांधी ऐसे हाथ में लेकर खड़े होते हैं पन्नों के जरिए ये बताने के लिए कि देखिए इन पन्नों के भीतर 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। एसटी और एससी का जिक्र भी मत कीजिए, उनके लिए भी जो सीटें निर्धारित है, जो नौकरियां निर्धारित है, उसको भी दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है, हर संस्थान में नहीं है। ये एक फैक्ट है। आरक्षण तो है, पद भी निर्धारित है, लेकिन वहां पर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं है। तो क्या यह पूरा आरक्षण का खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसके जरिए हम 2024 के चुनाव में कूद सकें, और इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर लगातार इस बात को लेकर मशक्कत की जा रही थी कि वह कौन सा इशू होगा जिसके जरिए चुनाव के मैदान में कूद जाएं? लेकिन खुले तौर पर जब राहुल गांधी ने 3 बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर यह कहकर कर दिया,
या कहें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आईना दिखला दिया कि इस चकाचौंध की संसद के भीतर का सच इस देश का सच नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते ही नहीं है। इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस में जो नौकरशाह इस देश को चलाती है, उस नौकरशाही की टीम में भी आप उन्हें हक नहीं देते हैं, जो आप खुद जिस परिवेश से आते हैं, जिसका जिक्र आप कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। और तीसरी बात, जो भी ऐलान होता है उस ऐलान के साथ उस दौर में जो राजनीति चल रही होती है उससे आप डर जाते हैं।